ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिनको ये नहीं समझ आता है कि हर बार उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर हर बार उन्हें क्यों धोखा मिलता है, क्यों लोग हमेशा ही उनका फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के टाइम पर रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा डार्क साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। और अगर आपको इसका यूज करना नहीं आता है ना, आप इसके बारे में नहीं जानते हो, तो आप इसी तरीके से मैनिपुलेटर्स के बीच पिसते रहोगे और लोग आपसे अपना काम निकलवाते रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि डार्क साइकोलॉजी का यूज आपकी रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है? अगर आप वाकई में रिलेशनशिप्स की डार्क रियलिटी के बारे में नहीं जानना चाहते हो ना, तो आप अभी से ही वीडियो को स्किप कर दो और छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर आप वाकई में मैनिपुलेटर्स की टैक्टिक्स को पहचानना चाहते हो ना, और आप एक मैकियावेलियन या फिर एक साइकोपैथ या फिर एक नार्सिसिस्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप्स, डार्क ट्रायड, ब्लाइंड फेथ एंड रिलीजियस बिलीफ्स, सोशल कंडीशनिंग, एम्बिशंस एंड गोल्स एंड इमोशनल स्कैर्स। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि विंडो वगैरह सब लॉक कर दो, कान में हेडफोन वगैरह डाल लो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। ये मतलब 10 में से एक आध ऐसी वीडियो होती है जिसमें इतनी ज्यादा मैं मेहनत करता हूँ, इसको पूरे फोकस के साथ देखना, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, बिल्कुल जमीन से, जिसे आप आसानी से समझ जाओ। बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जिनसे आप रिलेट कर पाओगे। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके अपने टॉपिक को डिस्कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम डार्क साइकोलॉजी के ग्रूसम पार्ट के बारे में बात करेंगे, लव एंड रिलेशनशिप्स। देखो, हर कोई कभी ना कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में जरूर रहा होता है, आप भी रहे होगे। आपने डार्क साइकोलॉजी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा और काफी सारी वीडियोस भी देखी होंगी, और ये भी जाना होगा कि डार्क साइकोलॉजी रिलेशनशिप में कैसे काम करती है। लेकिन अगर आपका मानना ये है ना कि जो उस वीडियो में एग्जांपल्स दिए जाते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन बताई जाती है वो आपके साथ रियलिटी में घटित नहीं हो सकती है, तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डार्क साइकोलॉजी रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ये फैक्ट है कि किसी की भी इम्यूनिटी या फिर सेल्फ कंट्रोल इतना ज्यादा हाई नहीं होता है कि वो डार्क साइकोलॉजी को एस्केप कर सके। देखो, लव एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और हर किसी के अंदर लव के लिए क्रेविंग्स होती हैं, मतलब प्यार हर किसी को चाहिए। तो हम इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे तो प्यार चाहिए ही नहीं, या फिर लोग मुझे नापसंद करते हैं, इस बात से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर भले ही आप अंदर से ही कूदते रहें, लेकिन इस फीलिंग को आप दबा तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म कर पाना आपके बस की बात नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम तो जब आती है जब लोग लव को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं, तब एंट्री होती है डार्क साइकोलॉजी की। देखो, बिजनेस में, किसी से कोई डील करवाने में या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो यही कहा जाता है कि आपके पास जितना भी है, जो भी है, उसका यूज करें पाने में, मतलब अपना गोल पूरा करने में। लेकिन यही चीज अगर हम रिलेशनशिप्स में करने लग जाते हैं तो इसे ही हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जब आप सामने वाले के इमोशंस से खेलना शुरू कर देते हैं, आपको उसके फायदे या फिर नुकसान से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे बिल्कुल ही प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक मैनिपुलेटर बन चुके हैं और आप सिर्फ लोगों को अपना गोल पूरा करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो डार्क मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, ये कई बार रिलेशनशिप्स में फिजिकल इंटीमेसी का लालच देकर कई सारी चीजें करा लेते हैं। लेकिन ये चीजें भी जब तक ही काम करती हैं जब तक कि दोनों इंसान एक्साइटेड हो। एक इंसान अगर इंटरेस्ट खोने लग जाता है, उसका भ्रम टूट जाता है, तो वो दूसरे से दूर होना शुरू हो जाता है। दोनों की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, सामने वाले पार्टनर को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि उसका शोषण किया जा रहा है, तो चीजें काफी ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। आपको शायद दूर से देखने में डार्क साइकोलॉजी इतनी ज्यादा हार्मफुल ना लगे, लेकिन अगर आप क्लोज से देखते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा बड़ी पावर है। अब मैं इस पूरे सिनेरियो को एक कपल के एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे लोग रिलेशनशिप्स में डार्क साइकोलॉजी का यूज करके आपका फायदा उठाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। देखो, एक कपल है राहुल और सिमरन, जहां पर राहुल को घर में रहना ज्यादा पसंद है और वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है। वहीं पर सिमरन है ना, वो काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना और उनके साथ बातचीत करना काफी ज्यादा पसंद है। अब सिमरन को कंट्रोल करने के लिए और उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए राहुल क्या करता है, वो छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना शुरू कर देता है, उसकी पसंद को जानना शुरू कर देता है और डिटेल्स पर ध्यान देता है, लाइक मेकअप, क्लोथिंग, हेयर और यहाँ तक कि वेट को भी जानता है। अब वो सिमरन को उसके दोस्तों के बारे में भड़काना शुरू कर देता है। वो झूठी मूठी बातें बताता है, जैसे कि वो उससे काफी ज्यादा जलते हैं और वो सिर्फ फिजिकली उससे अट्रैक्टेड है, ताकि उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, उन लोगों के बीच का, वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाए और मनमुटाव पैदा हो जाए। और फिर उसे ऐसा दिखाता है कि दुनिया में सिर्फ एक राहुल ही है जिसे सिमरन की परवाह है और उसकी फिक्र है। आपको भी अपने आसपास ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर डार्क साइकोलॉजी का यूज हो रहा होता है और लोग इसके शिकार हो रहे होते हैं।
यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आई कि अगर आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके फ्रेंड्स बनकर उसे आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं, जिससे कि वो आपसे और भी ज़्यादा दूर भागती रहती है। कहीं वो तीसरे उम्मीदवार तो नहीं है। आपको उन लोगों को उससे दूर करने की जरूरत है, तभी आपका कुछ हो सकता है। वही आपकी लंका पोतने में तुले हुए हैं, उन्हें सबसे पहले साइड करो। अब हम बात करेंगे डार्क ट्रायड की। डार्क ट्रायड को 2002 में पब्लिश किया गया था और डार्क ट्रायड में हमें 3 एग्रेसिव बिहेवियर्स के बारे में बताया गया है: साइकोपैथ, नार्सिसिज्म और मैकियावेलिज्म। ये तीनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। अब इस वीडियो में मैंने आपको मेनली मैकियावेलिज्म के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म के बारे में बताया था और अच्छा खासा साइकोपैथ के बारे में बता दिया था, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से चेक कर लेना। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर, डार्क ट्रायड। अब नार्सिसिस्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, जैसे कि प्राइड, ईगोटिज्म, लैक ऑफ एम्पैथी। मतलब अगर वो किसी को पेन में भी देखते हैं ना, तो भी उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। और मैकियावेलिज्म की स्पेशलिटी ही मैनिपुलेशन होती है। इनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है और जो मॉरलिटी नाम की चीज होती है ना, वो इनके अंदर होती ही नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और जो साइकोपैथ्स होते हैं ना, इनके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि वो कंटिन्यूसली एंटी सोशल बिहेवियर शो करते हैं और काफी ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, सेल्फिश होते हैं और इनके अंदर जो गिल्ट फील करने का इमोशन होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं होता है, बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। लव रिलेशनशिप्स में इस तरीके के लोग काफी ज्यादा पाए जाते हैं और हो सकता है कि आप भी ऐसे ही इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर हो सकता है कि आप भी कहीं एक ऐसे इंसान हो, मतलब एक साइकोपैथ हो। आप न्यूज़ पर कपल्स के जितने भी क्राइम के बारे में सुनते हो ना, उनकी रूट में कहीं ना कहीं इन तीनों डार्क ट्रायड का ही हाथ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के लोग ही अपने पार्टनर की किसी चीज़ से इरिटेट होकर उसे अपना निशाना बना लेते हैं। तो मैं आपको अलर्ट करता हूँ कि आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाए ना, तो इन सारे ट्रेड्स को जरूर से ही नोटिस करें और पूरी तरीके से जांच पड़ताल करें, तभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं। क्योंकि अपने इमोशंस को भुलाकर या फिर उनको भटकाकर अपनी गट्स फीलिंग को दबाना, ये आपकी बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है। इसके लिए आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे ब्लाइंड फेथ और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में। अब ब्लाइंड फेथ सिर्फ भगवान या फिर अध्यात्म के बारे में नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग साइंस में भी काफी सारी चीजों पर ब्लाइंड फेथ करते हैं। तो जब मैंने डार्क साइकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में इनसिक्योरिटी के बारे में बात की थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो चीजें, जो इमोशंस हमें इंसानियत सिखाते हैं ना, वही चीजें हमें डार्क साइकोलॉजी की जो चाल होती है ना, उसके इमोशंस को उसके प्रति सेंसिटिव बनाती हैं और वनरेबल बनाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से चेक कर लेना। देखो, डार्क साइकोलॉजी का इम्पैक्ट हर इंसान पर अलग अलग तरीके से होता है। जो लोग मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनके इमोशंस उनके कंट्रोल में होते हैं, तो उनके ऊपर डार्क साइकोलॉजी का इतना अच्छा खासा यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, जिनकी लाइफ बैलेंस नहीं होती है, वो आसानी से मैनिपुलेशन में फंसकर अपना पूरा ही कंट्रोल खो देते हैं और पूरी तरीके से मैनिपुलेटर्स की चाल में खुद को फंसा बैठते हैं। देखो, भगवान में हमारी सिविलाइजेशन बहुत ही पुराने टाइम से बिलीव करती है और हम ह्यूमंस अपनी एग्जिस्टेंस को एक बहुत ही छोटे से पार्ट के रूप में मानते हैं और एक पावर में बिलीव करते हैं जिसे हम भगवान मानते हैं, जो कि डिवाइन पावर होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो इस तरह की सोच हमें हमारे आसपास की चीजों से, जो कि हमें समझ में नहीं आती हैं, उनसे निपटने में हेल्प करती हैं। जैसे कि एक फूल खिलता है, हम सरप्राइज होते हैं। हम क्योंकि सरप्राइज होते हैं कि कोई चीज इतनी ज्यादा नाजुक कैसे हो सकती है। अब हमें आसमान के ओर छोर के बारे में नहीं पता है, तो ये भी हमारे लिए एक सरप्राइज की बात है। लेकिन ऐसी और भी कई सारी नेचुरल चीजें हैं जिसके लिए हम एक पावर को जिम्मेदार मानते हैं, जिसे हम एक डिवाइन एनर्जी, भगवान बोलते हैं। लेकिन कुछ करेजियस इंसान हुए जिन्होंने अपने क्वेश्चंस के जवाबों को जानने के लिए साइंस का यूज करना चुना। मतलब मरने के बाद हमारा क्या होता है, ये कोई भी इंसान नहीं जानता है। क्या लाइफ यहीं पर खत्म हो जाती है या फिर इसके आगे भी कोई लाइफ होती है? लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मरने के बाद हमारे कर्मों का फल मिलता है। जैसे कि बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, यंग लोग जाते हैं या फिर स्वर्ग लोग जाते हैं। तो यही जो थॉट्स होते हैं ना, यही इंसान को जीते जी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि कर्मा का रूल कहता है कि जो भी, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप बुरा काम करते हो, किसी की बुराई करते हो, तो लोग भी आपकी बुराई करेंगे, आप हमेशा परेशान ही रहोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका डेथ को लेकर डर है ना, जो आप डेथ से डरते हो, उसी के बेस पर आपका यूज भी करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं और वो इसका यूज हमें अपने अकॉर्डिंग चलाने में करते हैं। जैसे कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि डेथ के बाद जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना, आप उससे बहुत ही ज़्यादा डरते हो, तो वो इसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं।
वो कैसे? वो आपसे ये बोलकर कुछ करवा सकते हैं जिससे कि आप अपनी डेथ के बाद उन खतरनाक रिजल्ट से बच सकते हो। और आज के टाइम पर जितने भी ये बाबा वगैरह है ना, जो बड़ा सा मंच लगाकर बैठते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ होती है, वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं। वो लोगों के मन में ये डर बैठा देते हैं कि मरने के बाद तेल में भूने जाओगे, मार दिए जाओगे, ये होगा वो होगा, तो लोग डर जाते हैं। और जो मार्ग बताते हैं ना, जो रास्ता बताते हैं, उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं ही मुक्ति दिला सकता हूँ, और तो कोई है ही नहीं, तुम अपना समाधान खुद नहीं कर सकते हो। वो आपके दिमाग को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं। लाइक अगर आप भी किसी बाबा के चक्कर में पड़े हो ना, तो तुरंत से उसका पीछा छोड़ दो। वो खुद तो पार हो नहीं पा रहा है, मतलब वो उसे खुद तो मरने के बाद का कुछ पता नहीं है, वो आपको क्या ही बताएगा। अगर आप दूसरा जन्म लेने वाले प्रिंसिपल्स को इतना हाई लेवल पर देखते हो, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करेंगे जिन्हें रीबर्थ को कंट्रोल करने वाले देवताओं का मैसेंजर माना जाता है। आपको रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि वो आपकी डेथ के बाद किस तरीके से आपके रीबर्थ में आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपका फ़ायदा कर सकते हैं। लेकिन वो बुरी तरीके से आपको मैनिपुलेट करेंगे। ज़्यादातर ये चीज़ें तो आपके फ़ायदे के लिए की जाती हैं, लेकिन कुछ ख़राब लोग रिलीजन को अपना टॉपिक बनाकर आपको रास्ते से भी हटा सकते हैं। मान लो कि आप किसी ज्योतिषी से मिलने जाते हो, जो आपकी हस्तरेखाओं को देखकर आपको बताता है कि आपके भाग्य में तो शादी लिखी ही नहीं है, आपको कभी भी कोई लड़की नहीं मिलेगी। तो क्या आप उसकी बात को सच मानकर कभी भी शादी के लिए किसी लड़की से बात ही नहीं करोगे, या फिर कभी कोई लड़की देखने ही नहीं जाओगे? नहीं ना। इसीलिए कभी भी अंधभक्ति जो होती है ना, वो आपको फायदा नहीं देती है। जब तक आप सामने वाले की गलतियों को देख पा रहे हो ना, समझ लो कि आप भक्त हो, लेकिन अंधभक्त नहीं हो। अगर आप सामने वाले की गलतियों को बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हो, तो आप अंधभक्त बन चुके हो। और अगर देख भी रहे हो फिर भी इग्नोर कर रहे हो, तो आप कुछ अलग ही बन गए हो। अब हम बात करेंगे सोशल कंडीशनिंग की। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि हम सोसाइटी का प्रोडक्ट होते हैं, सोसाइटी जो हमें सिखाती है वही हम तैयार करते हैं। लेकिन क्या आप सच में ऐसा मानते हैं? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे हम काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, और ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने समय समय पर सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज किया होता है, और सोसाइटी को ऐसा दिखाया होता है कि मैं अपने दम पर खड़ा हूँ, अपने हिसाब से जीता हूँ। तो ऐसे लोगों को देखकर हमारे अंदर यही बिलीफ पैदा होता है कि ये लोग वाकई में इनक्रेडिबल होते हैं, वाकई में इनके अंदर कुछ अलग करने की चाहत होती है। देखो, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, मतलब मना नहीं कर सकते हैं कि सोसाइटी का हम पर इम्पैक्ट नहीं होता है। बल्कि कड़वी सच्चाई तो ये है कि जिस भी तरीके से हम काम करते हैं, जिस भी तरीके से सोचते हैं, और जिस भी तरीके से जीते हैं, उन सारी चीज़ों का सोसाइटी पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, और इन्हीं सारी चीज़ों को डार्क साइकोलॉजी एक्सप्लॉइट करती है। लेकिन अगर सिंपल शब्दों में कहूँ ना, तो कुछ लोग सोसाइटी के रूल्स को ही अपनी शील्ड बनाकर डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे किसी को बचपन से ही कुछ रूल्स बताए गए हैं और कहा गया है कि तुम्हें इन रूल्स को जरूर से ही फॉलो करना है, लेकिन अगर किसी को उन रूल्स के बारे में पता चल जाए ना, तो फिर वो उन रूल्स के हिसाब से ही उस इंसान को अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मैनिपुलेट कर सकता है। देखो, कंडीशनिंग का मतलब जो सोसाइटी हम पर इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, उससे होता है। भले ही आप काफ़ी सारे ट्रेडिशंस को, सोसाइटी के ट्रेडिशंस को डायरेक्टली फॉलो ना करते हो, बट इनडायरेक्टली तो आप उन्हें फॉलो करते ही होंगे। जैसे काफ़ी सारे कल्चर में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा प्योर माना जाता है, मतलब उस दिन बिजनेस करना भी बिल्कुल एक क्राइम की तरह माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में शनिवार को लोहा खरीदना मना करा जाता है, और मंगलवार को बाल नहीं काटने दिया जाता है। तो इस तरीके के जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, इसी की वजह से सोसाइटी की हमारी कंडीशनिंग होती है। अब हम सोशल कंडीशनिंग की दूसरी साइड पे भी नजर डालते हैं, जो कि काफी ज्यादा डार्क होती है, जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी होती है कि जितना ज्यादा हम एडवांस होंगे ना, उतना ही ज्यादा हम सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस से बच सकते हैं। और हमें बताया भी यही जाता है कि जितना ज्यादा आप पढ़ लिख जाओगे, एडवांस हो जाओगे, या फिर आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, उतना ही ज्यादा आप सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस में, सोसाइटी की बातों में नहीं फंसोगे। इन्फ्लुएंसेस का मतलब यहाँ पर मनी से ही है। अब जो ये मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, जो डार्क साइकोलॉजी के यूजर्स होते हैं, वो मनी से रिलेटेड ही स्कीम्स लेकर आते हैं, पैसा कमाने की स्कीम्स। फिर वो आपकी जेब से पैसा ठगते हैं और रातों रात कंपनियां गायब हो जाती हैं। वो कुछ ऐसी स्कीम लेकर आते हैं कि जल्दी से पैसा कैसे कमाएं, रातों रात पैसा डबल, 21 दिन में, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसी स्कीम होती है। इसमें आप बहुत ही जल्दी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और कभी आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां भगती रहती हैं, क्योंकि इन डार्क साइकोलॉजी के यूजर्स को ये बात अच्छे से पता होती है कि कैसे लालच देकर लोगों को अपनी बातों में फंसाना है और उनका पैसा ऐंठना है। और ये होता भी हमारी गलती की वजह से, क्योंकि लोग बहुत ही जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, और ये जो कंपनियां होती है ना, ये जल्दी
से अमीर बनने की स्कीम लेकर आती हैं और फिर आपका पैसा ऐंठती हैं, आपको प्रूफ देंगी कि देखो इन लोगों ने इतना सारा पैसा कमाया, और फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और वो आपका पैसा लेकर रातों रात रफू चक्कर हो जाते हैं। इसे आप सोशल मीडिया पे भी आसानी से ही देख सकते हो। किसी की फोटो पर लाइक से, कमेंट से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब भी हम सोशल मीडिया पर कोई फोटो अपलोड करते हैं, उसके नीचे कमेंट में अगर लोग हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ कर देते हैं ना, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम जो लोग होते हैं ना, हम ह्यूमंस होते हैं, हम इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हंग्री होते हैं। खुद को सोसाइटी में एक्सेप्ट कराने के लिए हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रेज है। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो आपको अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी फोटोज़ को, आपकी वीडियोज़ को लीक कर सकते हैं, वो आपसे कुछ ऐसा करवा सकते हैं जो कि आपकी बदनामी, आपको आगे अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा बदनाम कर सकता है। और इसी तरीके से मैनिपुलेटर्स क्राइम करते हैं, सोशल मीडिया क्राइम्स होते हैं। अब इसके 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिए थे, उसको एक बार जरूर से देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्बिशंस एंड पर्सनल एस्पिरेशंस। हम सभी के पास एक टू डू लिस्ट होती है जिस पर हम दिन भर में क्या करने वाले हैं, क्या क्या काम करने वाले हैं, वो सब लिख कर रखते हैं। और कभी कभी तो ये सिर्फ हमारे दिमाग में ही छपा हुआ होता है कि हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल, जैसे कि अगर हमें जनरल स्टोर जाना है, बाजार से कोई सामान लेकर आना है, तो उसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें सारी बेसिक चीज़ें लिखते हैं कि रात के खाने में क्या डलेगा, कल मेरे को दिन में क्या बनाना है, वो सारा सामान लेकर आना है। वो सब हम पहले से ही लिख कर चलते हैं, जो चीज़ें आपको सोसाइटी में और अपनी फैमिली में एक अच्छा मेंबर बनने में हेल्प करती हैं। एक और एग्जांपल से समझ लो, हम साबुन खरीदते हैं ताकि हम सोसाइटी में क्लीन दिख सके और एक साफ सुथरे इंसान के रूप में प्रेजेंट किए जाएं। तो ऐसे ही लोग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, उन पर ध्यान देते हैं। देखो आपकी लाइफ की सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आप कभी कुछ खरीदते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं या फिर कुछ कहते हैं, कोई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप के लिए, फ्यूचर में किसी स्टार्टअप के लिए कोई प्लान बना रहे होते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही एक अलग गेम होता है। इसमें आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो कि लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाले। आज के टाइम पर इसे हम बॉस मूव्स कहते हैं, और आपके एम्बिशंस ही आपको उस ओर ले जाते हैं। जो भी गोल्स आपने डिसाइड किए होते हैं उनको पूरा कराने के लिए ले जाते हैं। और एम्बिशंस ही एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि एक इंसान के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। आपने हनी सिंह की एक क्लिप देखी है जिसमें ये बताते हैं कि उनके जो एम्बिशंस है ना, उनको वो सोने नहीं देते हैं। उनका दिमाग इतना ज़्यादा दर्द करने लगता है, दिमाग की ये नसें फटने लगती हैं, तब भी वो काम करते ही रहते हैं। एक बार देख लो। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी नस है ये पटपट करती थी, मेरे को इतना कुछ कर रहा था, इतना कुछ हो रहा था। मैं सोता ही नहीं था, मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि जिसके एम्बिशंस जितने ज़्यादा बड़े होते हैं ना, जितने ज़्यादा सोच बड़ी होती है, वो उतना ही ज़्यादा काम करने के प्रति जागृत होता है। आप कौन हैं, कहाँ हैं, किस लेवल पर हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे बेहतर कुछ करने के लिए आपके एम्बिशंस ही होते हैं जो आपको उस पहिए पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जो कि आपके जीवन को आगे बढ़ाता है, आपको ऊपर उठाता है। देखो कोई भी इंसान कभी भी एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता जो कि पूरे दिन सिर्फ सोफे पे पड़े रहकर चिप्स ही खाता रहता है, बल्कि लोग हमेशा ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जिसके एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। देखो आपके एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से कई बार गलत लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो एम्बिशंस होते हैं ना, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, क्योंकि एम्बिशियस लोगों को वीक कहना थोड़ा सही नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को कंज्यूम करने की भी परमिशन देते हैं ना, खुद को कंज्यूम करने की परमिशन देते हैं, वैसे ही आप उन्हें कहीं ना कहीं राइट्स भी दे देते हैं खुद को वीक करने के लिए। जैसे कि मान लो कि अगर आप एक मॉल खोलना चाहते हैं या फिर एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आप हमेशा ही इनसिक्योरिटीज से तो घिरे ही रहेंगे कि कोई भी इंसान मेरे मॉल में या फिर मेरे जनरल स्टोर में सामान खरीदने आएगा भी या फिर नहीं आएगा। और इसीलिए एम्बिशंस जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने साथ रिस्क भी लेकर आते हैं। मतलब अगर आप अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कोई काम करते हैं ना, तो उसमें रिस्क तो होता ही होता है। तो ये समझो एक आदमी अपने एम्बिशंस को पावर की तरह भी यूज़ कर सकता है, और यही एम्बिशंस एक आदमी को वीक बनाकर उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। आपको बस अपने एम्बिशंस के जो इमोशंस होते हैं ना, उन्हें एक मैनिपुलेटर से बचाने की ज़रूरत है, जो कि इसका फ़ायदा उठा सकता है। देखो एक आदमी जो अपने एम्बिशंस को अच्छे से नहीं समझ सकता है या फिर उन्हें अच्छे से नहीं कंट्रोल कर सकता है, उसे बहुत ही आसान होता है किसी भी गोल को पाने के लिए इमोरल तरीके से इन्फ्लुएंस करना। कोई तीसरा आपके एम्बिशंस को कंट्रोल करके आपका फ़ायदा उठा सकता है, आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई तीसरा इंसान की वजह से आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि उस प्रेडिएटर ने आप दोनों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाया है।
आप कभी भी रिलेशनशिप्स के बीच में कभी तीसरे इंसान को तो बिल्कुल भी मत लाओ, तीसरे इंसान से सलाह तो बिल्कुल भी मत लो। खुद ही सिचुएशंस को हैंडल करना सीखो, ये आपके लिए हमेशा हानिकारक ही होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इमोशनल स्कैर्स। अब हम बात करेंगे इमोशनल स्कैर्स के बारे में। आपने कभी ये सोचा है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें कैसा फील होता है? मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें कुछ फील होता है, जैसे कुछ काम करने पे हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि ये काम तो गलत है, हमें आगे से ये काम नहीं करना है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ भी करते हैं, किसी भी चीज़ के किसी भी काम के पीछे हमारे इमोशंस होते ही हैं, और इसी वजह से हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वही हमारे लिए सबसे बड़े टीचर होते हैं। लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जिन्हें हम गलतियां बोल देते हैं, और वही हमें ये सिखाते हैं कि हमें दोबारा से उन गलतियों को नहीं करना है। और फिर वही इंसिडेंट हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके से इम्प्रिंट हो जाते हैं कि फिर आगे उस सिचुएशन के आने पर कुछ ही सिग्नल्स को देखकर उस इवेंट को अपने दिमाग में एनालाइज करके हम ये पता लगा लेते हैं कि दोबारा से ही हमसे वो गलती होने वाली है, हमें उस गलती को नहीं करना है जो हमने पास्ट में करी थी। जैसे कि पहले हम किसी बात से डर गए थे तो शायद हम दोबारा से ही उसे सुनकर चौंक जाएं, और यही एक्सपीरियंसेस हमारे लिए डेंजर पैदा करते हैं, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस से हमें डर लगने लगता है। यानी कि इन एक्सपीरियंसेस को एज्यूम करने का जो पैटर्न है ना, वो हमें खतरों से बचाने के लिए होता है। जैसे कि ये बोला जाता है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब एक एक्सपीरियंस हमारे साथ कोई बुरा हो जाता है ना, तो हम उस इंसिडेंट के दोबारा से होने से पहले जो सिग्नल मिलते हैं ना, उससे ही बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, ताकि दोबारा से वो घटना ना घट जाए। और खाली डर ही नहीं बल्कि गुस्सा भी हमें मुसीबत में डालता है, और जो लव के इमोशंस होते हैं ना, वो हमें खुशी देते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर हमारे लव रिलेशंस टूट जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, तो फिर उसी वजह से हमारे अंदर गुस्सा या फिर डर पैदा हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि कभी कभार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ही हमारे अंदर कुछ इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम गुस्सा कर बैठते हैं या फिर खुश हो जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होता है कि कोई इंसिडेंट हो रखा होता है ना पास्ट में, वो एकदम से दिमाग में क्लिक करता है, या तो मैं खुश हो जाता हूँ या फिर दुखी हो जाता हूँ। इसके पीछे की साइंस ये है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा दिमाग को उसे एक स्पेशल इमोशन से पहचानता है। जैसे कि आपको अपने खाने से किसी तरीके की खुशबू आती है, जो कि आपको अचानक से बचपन में लेकर चली जाती है, क्योंकि आपने बचपन में कभी उसी तरीके का खाना खाया था जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अब यहाँ पर मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं जिम जाया करता था ना, तो मेरी बॉडी से जो पसीना निकलता था वो मुझे जिम की याद दिलाता है। जिम में जो सॉन्ग्स वगैरह चलते थे ना, जिस भी तरीके के जिम मोटिवेशनल सॉन्ग्स चलते थे, जब भी वो मैं कभी कभार सुनता हूँ ना, तो एकदम से मेरे दिमाग में वो सारी मेमोरीज रिवाइंड होने लगती हैं। जिस भी तरीके का परफ्यूम हम यूज़ करते थे, वो सब लगाते ही वो सब याद आने लगता है। ऐसे ही आप भी याद करना, काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं ना, वो इमोशन से ही कनेक्टेड होते हैं। जब भी वैसे इमोशंस आपके अंदर आते हैं तो वो इंसिडेंट आपको याद आने लगते हैं। अब बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज इन्हीं इमोशंस का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। वो अपने प्रोडक्ट को किसी इंसिडेंट से जोड़ देती हैं, और फिर जैसे ही आपके अंदर वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं ना, और जैसे ही आप उसे अपने पुराने पार्ट से जोड़ते हो, पास्ट से जोड़ते हो, और फिर उस चीज़ को खरीद लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ को तो मैं पहले से ही लेना चाहता हूँ, आप उसे अचानक से ही खरीद लेते हो। मेरे को एक भीड़े का एग्जाम्पल याद आया। भीड़े जब एक बार कबाड़ी के पास जाता है और उसे एक वो दिखता है कि एक पुराना कबाड़ी सा रेडियो दिखता है, और उसे याद आता है कि ऐसा रेडियो तो मेरे बाप के पास भी था, अजूबा के पास भी था, तो उसे 500 रुपये देकर खरीद के ले आता है। फिर सोसाइटी में ऋतिक रोशन आता है। ये सब तो ड्रामा है, आपने देखा हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सेकंड पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप थर्ड पार्ट में इंटरेस्टेड है ना, जिसमें मैं और भी ज़्यादा डिटेल में डार्क साइकोलॉजी को बताऊंगा और रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जिनसे आप आसानी से रिलेट कर पाओगे, तो कमेंट में येस आई एम इंटरेस्टेड इन थर्ड पार्ट जरूर से लिख देना। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे जरूर देख लो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।